फ्रेंड्स, इंडिया आई न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। आज मैं आपको एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से मुलाकात करवा रहा हूं जो कलकत्ता में बहुत ही नाम रखते हैं और उनकी एक अलग पहचान है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद राफ़े महमूद सिद्दीकी, जो गुड ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इसके अलावा वो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। राफ़े भाई, आपका इंडिया आई न्यूज़ में इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ट्रस्टी के बारे में हमें बताइए कि आपका ट्रस्टी जो है किस तरह से लॉकडाउन में आप लोगों ने काम किया और इसके पीछे आपका क्या मकसद था। गुड ह्यूमन फाउंडेशन जो हमारा ट्रस्ट है, इसके ज़रिए हम लोगों ने पिछले साल लॉकडाउन जब हुआ तो हमारे पास खबरें आई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन होने की वजह से, जो वेज लेबरर हैं, ख़ास करके जो गरीब मजदूर क्लास के लोग हैं, इनके घर पे जो रोज़ कमाते हैं, यानी कि ये समझिए रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीते वाले लोग हैं, उन लोगों के पास ये हालात था कि ना पैसे थे, ना अनाज था, ना घर पे वो इंतज़ाम था कि 3 दिन 4 दिन के बाद वो उसके बाद फिर उनका घर चल पाए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो क्यों ना इनके लिए कुछ काम किया जाए। तो हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत किए। हम लोगों ने अपने पास से पैसे लगाए और शुरुआत कुछ 100-200 पैकेट्स को हम लोगों ने बनाया राशन किट बनाकर हम लोगों ने लोगों को बांटना शुरू किया। और जब शुरुआत हुई तो हम अपने ही इलाके में शुरू करने के बाद जो है, जब उसको सोशल मीडिया, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख़ में, मकसद हमारा सोशल मीडिया में डालने का ये था कि लोग और इंस्पायर हों, अपने अपने इलाकों में काम करें। मगर इससे ये मकसद के अलावा जब हम लोग सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा इसके अलावा एक और काम हो गया। वो ये हुआ कि दूसरे जगहों से, बहुत बंगाल के दीगर गांवों से या कलकत्ता के अलग अलग कोने कोने इलाके से, बहुत सारे जगहों से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए कॉन्टैक्ट्स करने शुरू हो गए, व्हाट्सअप के ज़रिए कॉन्टैक्ट्स करने शुरू हो गए। या जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, जो हमारे दोस्त अहबाब थे, उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया कि इन इलाकों में ये फला लोग हैं, इन सब बहुत ज़रूरतमंद हैं और इनके पास आज पैसे नहीं है, या इनके घर पे अनाज नहीं है, इनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको ज़रूरत है। तो ये जो 100-200 का मामला शुरू हुआ था, ये काम करते 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 लास्ट में हम लोग जो हैं इस 3 महीने के अरसे में लगभग 15,000 राशन किट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, कलकत्ता के दीगर इलाकों से लेके बंगाल के अलग अलग गाँव में। उसके अलावा हम लोग को ये पता चला कि सियालदह स्टेशन के बाहर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत सारे माइग्रेंट लोग हैं जो लॉकडाउन अचानक अनाउंस होने की वजह से, ट्रेन बंद होने की वजह से, बसें बंद होने की वजह से, या जितने भी ये क्या कहते हैं सुविधाएं हैं वो सब बंद होने की वजह से ये लोग फंसे रह गए वहाँ पे। हम जब सियालदह स्टेशन जाते हैं और जाकर वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी औरतें भी वहाँ पे बैठी हैं जो गरीब हैं, जो और छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लोग बैठी हुई हैं और वो लोग भूखे हैं। उनके पास खाने का कुछ इंतज़ाम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब दुकानें बंद हैं, और दूसरी बात उनके पास पैसे भी नहीं हैं, वो घर जाएँ या क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। तो हम लोगों ने शुरू किया डेली रात को खाना बनाकर वहाँ खाना खिलाना। और मैं आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 300 लोगों को हर रोज़ हम लोग वहाँ खाना खिलाते थे और खाना बनाकर जो है वो पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये लगभग हम लोग जो है 2 महीने से ज़ायद जो है हम लोगों ने कंटिन्यूस हर रात वहाँ पे काम किया है। सर, 2000 के बाद, 2020 के बाद 2021 में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये पहला फेज़ है 2021 का। इस दौर में आपकी टीम जो है या आपका जो फाउंडेशन है वो क्या काम कर रहा है? फ़िलहाल देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इमाम फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूं, जिसके सरबराह वली रहमानी साहब हैं। तो इमाम फाउंडेशन के तरफ से चितरंजन अस्पताल में पूरे रमज़ान हम लोगों ने जो है पेशेंट पार्टियों को, ख़ास करके पेशेंट पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड से मुब्तला हैं या दीगर इलाज के में वो लोग इलाज हो रहा है, ज़ेर इलाज हैं। तो चितरंजन अस्पताल के अंदर हम लोग जो है पेशेंट पार्टीज़ को पूरे रमज़ान अफ्तार हम लोगों ने बांटा। इस साल की बात बोल रहे हैं? इस साल की बात कर रहे हैं। इसी दौरान कोरोना का मामला शुरू हो चुका था ऑलरेडी, तो वहाँ अफ्तार बांटा हम लोगों ने। और उसको करते 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 जब इसी दौरान जब ईद के दूसरे दिन ही हम लोगों को खबर मिलती है कि लॉकडाउन हो गया, तो हमारा ये जो
काम था। और ईद के दिन भी हम लोगों ने वहाँ खाना बांटा, बिरयानी बनाकर हम लोगों ने बांटा वहाँ पे लोगों के बीच, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब खबर मिली कि भाई ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो लॉकडाउन के उसी दिन से फिर दोबारा हम लोग वहाँ जो है वहाँ पे खाना बांटने का काम हम लोग शुरू कर चुके, और आज तक इमाम फाउंडेशन की तरफ से वहाँ खाना बांटा जा रहा है। ये तो इमाम फाउंडेशन का बात हो गया। गुड वुमेन फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने रमज़ान में रमज़ान किट बांटा है, ईद में ईद किट बांटा है, और अभी भी हम लोग जो है कोविड के जो वजह से, लॉकडाउन की वजह से, पैंडमिक की वजह से जो लोग परेशान हैं, गरीब गुरबा परेशान लोग हैं, उन लोगों तक राशन किट पहुंचाई जा रही है। आपकी तंजीम क्या इस लॉकडाउन में जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है, दवाएं प्रोवाइड करवा रही है, इस तरह की कुछ बातें आप बताएं? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन के मामले हैं, हम लोग तो खुद डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर नहीं रखे हैं, मगर हमारे कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे ऐसे जगह में हम लोगों ने कर रखा है जो जिनके पास ऑक्सीजन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब हमारे पास कॉल्स आए हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, जिन लोगों ने हमें कॉल किया है, अभी तक तो ऐसा है कि किसी का मुँह खाली नहीं गया, सबों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके दे दिया गया है कहीं ना कहीं से। सर, मुल्क में आज जो सियासी हालात हैं, आप देखें कि बंगाल का जो इंतखाब हुआ, इसमें शीतलकुची में 5 लोग मारे गए। एक तरफ तो बीजेपी अपने पूरे दौर में कोरोना को लेकर वो काम नहीं कर पाई जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उनके सियासी जितने भी बड़े बड़े आकाए थे, पीएम से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक, वो लोग यहाँ आके अपना प्रचार प्रसार में लगे रहे, और इसके वजह से भी शायद कोरोना बढ़ा है इस बार इस फेज़ में। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि ऐसी एक सरकार हमारे ऊपर आज राज कर रही है जो लोगों की जानों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। गरीब मजदूर मर जाए, हिंदुस्तान का वासी मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो सिर्फ फर्क है पड़ता है तो अपनी गद्दी से, उनको मोहब्बत है तो अपनी गद्दी से, उनको मोहब्बत है तो उन पूंजीपतियों से जिन्होंने इनको फंडिंग किया इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे वो अदानी हो चाहे वो अंबानी हो। आप ये बताएं कि ये आने से पहले इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा। काला धन आना तो दूर की बात है, जो लोग काला धन मार के बैठे हुए थे, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई भी हो, इन सबों को इन लोगों ने बाज़ाब्ते ग्रीन पैसेज दे दिया बाहर जाने के लिए। आज वो लोग ऐश कर रहे हैं। मर कौन रहा है? गरीब, किसान, मजदूर। कई दिनों से, कई महीनों से किसान लाखों की तादाद में आज वहां पे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में ये लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक काला कानून ऐसा इन लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिस काला कानून से किसान मर जाएगा। फायदा होगा तो किसका होगा? अदानी जैसे लोगों का, जो अदानी एग्रो जैसी कंपनी पैदा करते हैं, जो एमएसपी जैसी चीज को खत्म कर देने की कोशिश की जा रही है, मंडी खत्म कर देने की कोशिश की जा रही है, यहां तक कि मिडिल मैन जो होता है वो उसको खत्म करने की कोशिश कर दी जा रही है। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा किसी का कुछ नहीं होने वाला। फायदा होने वाला है तो उन पूंजीपतियों का जो लोग मुंह मांगी दामों में इन किसानों से इनका अनाज खरीद लेंगे और इनको बर्बाद कर देंगे। सुसाइड ऐसे ही किसानों का बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में है। सुसाइड रेट्स डबल ट्रिपल चौगना हो जाएगा, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ऑक्सीजन की कमी है पूरे देश में, आज लोग मर रहे हैं यूपी में, आज लोग मर रहे हैं बिहार में, आज लोग मर रहे हैं दिल्ली में। आज शमशान घाट का क्या हाल है कि लाइनें पड़ी हुई हैं। नोटबंदी हुआ था तो एटीएम के बाहर हम लोग लाइन लगाए थे, आज शमशान के बाहर लाइन है या फिर कब्रिस्तान के बाहर लाइन है। इनको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, इनको तो मतलब है सिर्फ गद्दी से। आप ये बताएं, जो कोरोना काल पिछले साल हुआ 2020 में, पूरे देश में जो है कोरोना फैल गया था, कई लोग मर गए, कई लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग रिकवर भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसके बावजूद इनको बिहार का इलेक्शन करना था। और तो और जब बंगाल का इलेक्शन हुआ, बंगाल के इलेक्शन को 8 फेज में बांट दिया गया। मद्रास कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदार है, मर्डर कह दिया गया इलेक्शन कमीशन को। जो लोग मर रहे हैं आज, जिनके वजह से कोरोना बढ़ता चले जा रहा है, जिसके वजह से लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, कोविड पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, मद्रास कोर्ट ने कहा कि इसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 8 फेज में इलेक्शन करने का क्या मकसद था बंगाल में? तमिलनाडु में आप 1 फेज में इलेक्शन करते हैं और बंगाल में आप 8 फेज में इलेक्शन करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि उनके बॉसेस ने उनको कह दिया था कि 8 फेज में इलेक्शन करो ताकि उनको सहूलतें मिल जाए। यहां पे
जब 3-4 फेज होने के बावजूद कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, लोग मर रहे थे, हालात बिगड़ती चली जा रही थी, यूपी में लोगों का मरने की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, बंगाल में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। हमारे बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने अपील किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि बाकी के फेजेस को एक फेज में करके एक साथ कर दी जाए। उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आए, उसके बावजूद भी उन्होंने वही किया जो उनके बॉसेस उनको करते चले गए, कहते चले गए। और आज भी जो हालात आप देख रहे हैं कि बद से बदतर है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने खत्म कर दिया अपने प्रचार में। आप एक बात बताइए, बंगाल के इलेक्शन में मुझे तो यह लग रहा था कि हम लोगों ने पीएम नहीं बीजेपी का प्रचारक चुना है। हिंदुस्तान को पीएम की जरूरत थी, मगर बीजेपी का प्रचारक नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुस्तान को बचाना तो दूर की बात है, लोग मर रहे थे, उनके लिए कॉन्फ्रेंस करना या उनके लिए नेगोशिएशन करना या उनसे बात करने की दूर की बात है, उसके लिए रास्ता निकालना दूर की बात है। वो बंगाल का दौरा कर रहे थे और अकेले नहीं, पूरे भी जितने भी मिनिस्ट्री के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो बंगाल में दौरा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको बंगाल किसी तरह भी हड़पना था, बंगाल में अपना राज कायम करना था। बंगाल को अगर ये लोग कायम कर लेते तो 2024 इनके लिए बहुत आसान हो जाती। बंगाल ये लोग कायम कर लेते तो हिंदू राष्ट्र बनाना इनके लिए बहुत आसान हो जाता। बंगाल कायम कर लेते तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इनके लिए बहुत आसान हो जाता। बंगाल कायम कर लेते तो यहां पे मुसलमानों को 3rd ग्रेड सिटीजन बनाना इनके लिए बहुत आसान हो जाता। में गंगा में लाश बहकर बिहार तक चली जाती है और प्रशासन जो है खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लाश को छुपाने के लिए वो गंगा किनारे जो घाट है वहाँ पे उनको बाली रेत के नीचे ढक दिया जाता है। अगर हवाएं नहीं चलती तो शायद लोग इससे अनजान रह जाते कि इतने लोग की मौत का जिम्मेदार सरकार इस तरह से दबाने की कोशिश की। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको याद होगा कि मोदी जी तो बहुत सारा चीज़ करते रहते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पे या फिर दिखावा के तौर पे, कभी मोड़ के साथ खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो एक बार एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि वो बीच में जाके वो बीच की सफाई कर रहे हैं, बीच में गंदगी उठा रहे हैं। मोदी जी अब जाइए लाश उठाइए जाके वहां पे यूपी में, जो गंगा में जो लाशें बह रही हैं, यूपी के जो गंगा के जो किनारे जिन लोगों को वहां पे ढांप दिया गया है सिर्फ रख के, उनको उठाइए जाके। और इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी पुलिस है, आपका और ये सरकार है, और साथ ही साथ योगी सरकार है इसकी जिम्मेदार। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो अभी रिजाइन कर देना चाहिए था। जॉर्डन में 5 लोग सिर्फ मर जाते हैं तो उसका हेल्थ मिनिस्टर फौरन रिजाइन करता है। यहां लाखों के लोग मर रहे हैं मगर आप लोगों के कान में जूई तक नहीं पड़ती, अफसोस नहीं करते। ऐसे टीवी में आके मन की बात करके ये रोने का ढोंग जो है ना बंद कर दीजिए। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, न सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू चाहिए, न आपकी आंसू चाहिए। ये सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति से किसी का पेट नहीं भर जाएगा या किसी का इलाज नहीं हो जाएगा या किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन दीजिए। आज लाशें पड़ी हुई हैं, लाशों की लाइन पड़ी हुई हैं यूपी के शमशान घाटों में। शमशान घाट में नदी किनारे गंगा को जिसको जो है गंगा मां कहा जाता है, गंगा को जिसको पवित्र माना जाता है, आज गंगा को आप लोगों ने अपवित्र कर दिया। आज गंगा को उन लाशों से आप लोगों ने अपवित्र कर दिया, गंदा कर दिया, बर्बाद कर दिया। गंगा मां भी आपको माफ नहीं करेगी। बंगाल में भी कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना केसेस बंगाल में तो जो बढ़ रहे थे, अभी फिलहाल जो सिचुएशन है मुझे नज़र आ रहा है कि पहले से बहुत बेहतर है। एक चीज़ और भी है कि बंगाल में वहाँ की तरह ये हालात नहीं है कि आप जाकर हॉस्पिटल्स में अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में लाइनें पड़ी हुई, नहीं, वो हालात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। यहाँ के मैं NGOs को, लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि इतने ज़ोर शोर से ऑक्सीजन की काम हो रही हैं। सेफ होम्स खुल गया है, बहुत सारे जगह में सेफ होम्स खुल गया है जो NGOs कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहे हैं। उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि बहुत शानदार काम हो रहा है। और आज की तारीख में बंगाल यूनाइटेडली जिस तरह से वोट देकर बीजेपी को बाहर किया था और दीदी की सरकार आई थी, उसी तरह आज यूनाइटेडली एक साथ मिलजुल कर, क्योंकि बंगाल का एक रेपुटेशन रहा है, बंगाल की एक हिस्ट्री रही है कि बंगाल सबसे ज़्यादा सेकुलर धरती थी, है और रहेगी। बंगाल के लोगों के अंदर प्यार, सद्भावना,
प्रेम का प्रतीक कहा जाता है बंगाल को। और देखिए आज भी ये सबूत दिया जा रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, ये लोग अलग अलग जगह में, देखिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, या बंगाली ऑर्गेनाइजेशंस बोल लीजिए, या फिर मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस बोल लीजिए, या गैर मुस्लिमों के ऑर्गेनाइजेशंस बोल लीजिए, सब मिलके या तो कोई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, या तो कोई खाना बांट रहा है, या फिर कहीं पे सेफ होम्स खोल दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में आज यूनाइटेडली सरकार हो या नॉन सरकार हो, सरकारी लोग हों, सब मिलकर काम कर रहे हैं और यही चीज़ खुदा को पसंद आता है। ये जो अजाब आज पड़ा है सब जगह में, खुदा देख रहा है कि आज बंगाल के लोग एक हैं, इनके अंदर यूनिटी है, तो बंगाल में जो है रहमत आ रही है और आज केसेस कम होते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अचानक ऑक्सीजन की कमी के असबाब क्या बताएंगे आप? पीएम केयर फंड का गलत इस्तेमाल। जब 2020 में इतना बड़ा पैंडेमिक आया, 2020 में कोरोना काल पूरे दुनिया में फैला, पूरी दुनिया ने अपने अपने देश में, अपने अपने जगह में तैयारी की कि किस तरह से इससे सुलझा जाए, मगर पीएम केयर के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए उठाए गए जिसका हिसाब नहीं बताया गया। हिसाब मांगा गया तो बोला गया कि आरटीआई के अंडर में ये नहीं आता है, आरटीआई एक्ट से इसको खारिज कर दिया गया। और उन पैसों के जरिए जो काम होना चाहिए था कि ऑक्सीजन की इंतजाम कर लेनी चाहिए थी, जब कफील खान, डॉक्टर कफील जो है खान, जो जब वहां पे आवाज उठाते हैं गोरखपुर के अस्पताल में, आपको याद होगा, तो उस वक्त क्या किया था योगी ने, उनको उल्टा अरेस्ट करवा लिया था और कई दिन वो सड़कों के पीछे रहे। क्या जुर्म था उनका? बच्चों की जानें बचानी। क्या जुर्म था उनका कि गाड़ी दौड़ दौड़ के जाके अलग अलग इलाकों से जाके ऑक्सीजन जाकर लेकर आए थे। इसी का अजाब है आज यूपी पे कि तुमने गलत किया, सही को जो है अंदर करवा दिया, जिसके वजह से हुआ था उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, उल्टा जो आदमी मसीहा बना हुआ था उस वक्त उसको अरेस्ट करा लिया और सलाखों के पीछे कर दिया। तो ये अजाब आया है कुदरत की तरफ से और यूपी की आज ये हालत है। और पीएम केयर फंड के पैसे जो हैं वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया कोविड के लिए, ना ऑक्सीजन के इस्तेमाल किए गए, सब पैसे इस्तेमाल हुए हैं तो बिहार और बंगाल के इलेक्शन में अभी जो हालात हैं कमोबेश बंगाल भी उसी दर्द से गुजर रहा है। ऐसे में आप कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र बंगाल के आवाम को बहैसियत सामाजिक कारकुन क्या पैगाम देना चाहें? ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकले, आप लोगों से गुजारिश है। दूसरी, मास्क यूज़ करें, जहां खास करके जब भीड़ में रहें, लोगों के बीच रहें तो मास्क का इस्तेमाल किया करें और सैनिटाइज करें हर वक्त हाथों को। घर के अंदर जब भी जाएं हाथ को धो लिया करें। हो सके अगर मान लीजिए कि दिन भर बाहर रह रहे हैं या कोई ऐसे इलाके में बाज़ार वगैरह जा रहे हैं या हॉस्पिटल के करीब कहीं जा रहे हैं तो घर जाएं तो गुस्ल कर लें। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो खास करके आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, या आपके घर पे बुज़ुर्ग है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को घर में जाने से पहले गुस्ल कर लें या फिर अच्छे से सैनिटाइज़ करके घर को घुसें और घर को भी साफ़ सुथरा रखें।